सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणु पश्यन्ति न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी श्लोक का आधार लेते हुए आज का हम लोग अपना आज स्वास्थ्य संबंधी जो माहिती है वो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पूज्य बापू जी के श्री चरणों में मेरा शास्त्रांग दंडवत एवं इस महिला उत्थान शिविर में जो भी आए हुए दूर दूर से जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मेरा प्रणाम, दीदी को मेरा नमस्कार। आप में से कोई है कि हमारा इससे पहले कभी कुछ बात सुनी हो? कोई नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात। ये कोई है? जैसे दीदी ने बताया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे ज़रूर आएंगे कि जो आपको लिखना ज़रूरी पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हम सब बताएं और कोई चीज़ से भूल जाए, फिर आपको बाद में ऐसा ना हो कि ये क्या कहा था और उसमें कैसे करना था। चलो अभी थोड़ा विषय की ओर मोड़ते हैं कि जैसे आपने सुना कि पंचरस, अभी दीदी ने जो बताया कि जो बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मैं थोड़ा और उसमें मिलावट करता हूँ, थोड़ा कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, आजकल तो हाइपोथायराइडिज्म बहनों में 90% बहनों में हाइपोथायराइडिज्म, और न जाने ऐसी कितनी कितनी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस। इनको कहते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस। देखो, जो बीमारी आके चली जाती है वो तो सीज़न के हिसाब से कभी आवे जाए, ठीक मान लिया, पर जिस बीमारी को, जिन बीमारियों में लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ती है, डॉक्टर बोलेंगे आप, अगर किसी को डायबिटीज़ है डॉक्टर बोलेंगे आपको तो जीवन भर दवा खानी है, किसी को प्रेशर है बोलेंगे जीवन भर खानी है, किसी को हाइपोथायराइड है तो जीवन भर खानी है, ऐसे ही होता है ना। तो इसको कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिसीजेस, हमारे जीवन शैली से उत्पन्न हुई बीमारियां। अब थोड़ा सोचिए, क्या मनुष्य ने ही बीमार होने का ठेका लिखा है? केवल मनुष्य ही इस धरती पर बीमार होने के लिए निर्माण तैयार हुआ है? प्राणी, आप देखना, मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, आपको सुनने में कैसा लगता है। अरे वो कुत्ता था ना, उसको हार्ट अटैक आके मर गया। अरे वो बिल्ली थी ना, उसको पैरालिसिस हो गया। ये नैसर्गिक लगता है कि अनैसर्गिक लगता है? और अरे वो वर्मा जी थे ना, उसको हार्ट अटैक आके वो वर्मा जी मर गए। अरे गुप्ता जी थे ना, उनको पैरालिसिस हो गया। ये कैसा लगता है? तो ये नैसर्गिक लगता है। तो आजकल बीमार होना मनुष्य के लिए नैसर्गिक हो गया, पर पशुओं के लिए अनैसर्गिक है। आपने कभी देखा कि जंगलों में प्राणी बीमार हुए हैं और उनको देखने के लिए, चेक करने के लिए कोई वेटरनरी डॉक्टर जाता है? भाई मुझे वो शेर जरा बीमार पड़ा है, उसको देख के आऊं। हो सकता है ऐसा? मनुष्य ही क्यों बीमार होते हैं? देखो, इसके लिए बहुत बहुत रिवील कारण है। उसी कारण को मैं आज आपके सामने उजागर करूंगा। और ये मत समझना कि हम इस बीमारियों से जो भी पीड़ित है, तो मैं क्या पूछ सकता हूं, यहां पर जितने भी माताएं बहनें हैं, इनमें से कितने लोगों को डायबिटीज है? ओ ठीक है। कितने लोगों को प्रेशर है, प्रेशर की जो गोलियां खाते हैं? ब्लड प्रेशर? ओहो। अब देखना कुछ चीज़ मैं आपको रिवील डाटा है मेरे पास। मैं जो कुछ बात जो आज कहूँगा दीदी, वो एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनके साथ मिलकर मैं कुछ कर रहा हूँ, और उसमें मुझे बहुत बहुत इस तरह से रिजल्ट मिले हैं। मैं आपको उसी चीज़ से बताया जा रहा हूँ कि जो आपको लाइफस्टाइल जो बीमारी हुई है, उसी से, उस बीमारियों से हम संपूर्णतः हम निवृत्त हो सकते हैं, हम उससे बिल्कुल हम ठीक हो सकते हैं। उसी का मैं उपाय बताने वाला हूँ। वो उपाय कोई दवा नहीं है। ये उपाय ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ के हमारे पास आओ, वो भी नहीं है। क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बीमारियां आती कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई है, क्यों आती है, उसी को हमें समझना है। क्योंकि कुछ खाने में आज भी, हमारा तुम्हारे, मेरे भी, तुम्हारे में, सबके कुछ खाने में वो चीज नहीं है जो जरूरी है, और इस तरह से बीमारियां हमें अलग अलग तरह से होती जाती है। देखो, धरती पर ऐसे भी लोग हैं, मनुष्य जाति, मैं प्राणी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मनुष्य जाति ऐसी भी है जिनको कोई बीमारी नहीं। देखो, अपने भारतवासी है वो, आपने अंडमान निकोबार का नाम सुना है?
अंडमान निकोबार भारत का ही एक अंग है। आज वहाँ आपने भारत के पंतप्रधान वहाँ पर कुछ आज नाम वो भी कर रहे हैं, आज कुछ मैंने सुना ऐसा कुछ, हाँ वहाँ पर कार्यक्रम है। उसी अंडमान निकोबार पर एक जाति है जो हमारे भारतीय वासी है, भारतवासी है, उनका नाम है जरावास। वो जरावास जो है जंगली लोग हैं, वहाँ पर कोई नहीं जाता। हमारे तुम्हारे अगर जैसे लोग जाएंगे तो कहाँ से तीर लग जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ जाना मना है। उन लोगों को देखने के लिए एक डॉक्टर कभी कभी जाते हैं, उनका नाम है आरसीकर, डॉक्टर आरसीकर। डॉक्टर आरसीकर को मैं जिसके साथ काम करता हूँ, उन डॉक्टर ने पूछा कि भाई ये जो जरावास लोग हैं इनको डायबिटीज़ होता है? तो भाई पता नहीं, दूर दूर तक पता नहीं उनको डायबिटीज़। उनको प्रेशर होता है? भले कभी नहीं। कैंसर होता है? कभी नहीं। तो ये जरावास आज ही के दिन आज ही वहाँ पर है, तो उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी ना डायबिटीज। उनको वो डॉक्टर इसलिए देखने जाते हैं, कभी कभी कोई पेड़ से गिर जाता है, कभी कोई प्राणी उनको काट जाता है, तो उनको थोड़ा सा ड्रेसिंग वेसिंग करने के लिए वो डॉक्टर जाते हैं, उनको देखते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं, कोई बीमारी ठीक करने के लिए, प्रेशर डायबिटीज ठीक करने के लिए नहीं। तो वो भी तो अपने भाई बहन हैं, अपने भारतवासी है, इसी धरती के हैं, तो उनको कोई बीमारी नहीं, हमें ही बीमारी है। देखो अपने इतने लोग बैठे हैं, उनमें से कितने लोगों को डायबिटीज प्रेशर आप देख लिए, कितनी संख्या है और कितने लोग हैं आप देखो, रेशो देखो अभी कितना बढ़ता जा रहा है। भारत में जब 10 लोग मरते हैं, उनमें से 3 लोगों की मौत, 3 से 4 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है। आज 2 लोगों की मौत कैंसर से हो रही है। 2 लोग आइट्रोजेनिक कॉज मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वहां जाके उस दवाओं के बोलो या जो भी हो वहां से मरते हैं, वो 2 लोग होते हैं। अब नैसर्गिक कौन मर रहा है? नैसर्गिक कौन मर रहा है? क्या हमें जीते जीते बीमार पड़ना है या बीमार पड़ते पड़ते जीना है? क्या करना है? तो कुल मिला के देखो, आगे हमारे में अगर हमने 400-500 लोग, 300-400 अगर बहनें हैं, रेशो 1/3, 1/3 लोग हृदय रोग से मरने वाले हैं। मतलब समझ लो अगर 300 है तो 1/3 मतलब कितने? देखो हमारे में से 300 अगर 100 लोग तो हार्ट अटैक से जाने वाले। आज का रेशो कह रहा है, आज का रेशो, मेरे पास डाटा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ बात करूंगा रिवील्ड, मेरे पास डाटा है, एकदम उस हिसाब से बोल रहा हूं। तो क्या बात है कि इसका कोई अभी हल नहीं है? क्या हम तुम अभी ये मान ले कि हमारी भी मृत्यु ऐसे किसी बीमारी से होनी है? मान लिया जाए हमें भी अंत में उत्तरार्ध के में कि हमें भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाएगी, चलो अभी हो ही गई, क्योंकि पता है सबको होता ही है, हमें भी कुछ होगा और इसी में हमें जाना है। मैं देखो ये जो शब्द मुझे इतना अच्छा लगता है कि चले स्व की ओर, पर ये चले स्व की ओर के लिए अगर कोई बीमारी बाधा बन जाए, कितना दुर्भाग्य है। होता है ना, आप तो स्व की ओर जाने के लिए सोच रहे, आप तो ईश्वर पाने के लिए तड़प रहे, पर आपका घुटना ही साथ नहीं दे रहा है। आपको न जाने कितनी बीमारियां हैं, डॉक्टरों के पास जा जाके जाना पड़ता है, कितनी चेकअप करना पड़ता है। स्व की ओर जाने के लिए आप तड़प रहे, फिर भी शरीर नहीं जाने देता है ना? ऐसा अपने में से है ना। हमारा निवास ज़्यादातर सूरत और उस विस्तार में होता है, वहाँ पर कभी कभी सेवा के लिए लोग जाते हैं यहाँ वहाँ, पर कोई लोग बोलते हैं कि हमारा घुटना ही काम नहीं करता, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। बड़ा दुख होता है सुनते हुए। क्यों? ये बीमारी हमें है, क्यों? कारण है, इसका कारण बहुत ठोस कारण है। कारण समझना, आप एक एक चीज में थोड़ा सा आपको साइंस में ले जाऊंगा, पर इतना भी नहीं कि आप नहीं समझ पाओगे। मैं कुछ ऐसे उदाहरण भी दूंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। बीमारी शुरुआत कहां से होती है? देखो एक चित्र आपके सामने आएगा, आया? आपको शायद सबको पता भी है क्या चीज है। ये हमारी है पाचन संस्था, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? पचाने का, खाना जो जाएगा उसको पचेगा। अब क्या होता है, जो हम खाते हैं, हम जो खाते हैं वो खाना मुंह से जाएगा जठरा में। जठरा का काम क्या है? जठरा का काम सब मिक्सिंग करना, सब कुछ जो भी हम खाते हैं उसका मिक्स करना। फिर उस खाने को आगे भेजा जाता है छोटे आंतों में। छोटे आंतों में जो जाता है भोजन, फिर वहां से थोड़ा सा शुरू हो जाती गड़बड़ी। छोटा आंत में अगर भोजन पहुंच गया, समझ लो ये छोटा आंत है, आपको ये पता चलिए, जो ये दिख रहे हैं यहाँ, ये छोटा आंत है, ये छोटा आंत है।
यहाँ से खाना फिर छोटे आंत में अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये छोटे आंत का समझ लो छोटा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा है ये। छोटे आंत में हमारे एक ऐसे पहरेदार प्रकृति ने रखे हैं। पहरेदार मतलब क्या? ऐसे हार्मोन। चलो मैं आपको समझने की भाषा के लिए बोल रहा हूँ। जैसे जैसे आपने अभी महिला शिविर चल रहा है, यहाँ गेट है, अपना पहरेदार अगर वहाँ पर बिठाया, उस पहरेदार को हमने ये कहा कि उन्हीं महिलाओं को अंदर भेजना है जिनके पास पास है, ठीक है? तो पहरेदार क्या करेंगे? पहरेदार को हमें क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? पहरेदार को हमको कुछ आइडेंटिटी देनी पड़ेगी ना, कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई। यहाँ महिलाओं शिविर के लिए कौन कौन आए, उनका नाम या फोटो या कुछ तो देना पड़ेगा, तो जाके वो मैच करेगा, फिर अंदर भेजेंगे। ऐसे होगा ना। पहरेदार के पास जब आपका फोटो नाम होगा, हाँ चलो ये बराबर है, आप अंदर जाओ, आप शिविर में अंदर जा सकते हो। ऐसे ही पहरेदार हमारे पेट के अंदर होता है, वो छोटे हाथों में होता है। उसका काम क्या है? उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक हार्मोन। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाना बस। उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक हार्मोन। वो हार्मोन का काम क्या है? जो चीज उपयुक्त है, जो चीज हमारे शरीर के लिए जरूरत है, वो खाने में से खींचना। अभी मैं बोल रहा हूं, आपसे मैं बात कर रहा हूं, मेरी एनर्जी कम हो रही है, लग रही है, मेरे शरीर में तो ताकत है, वो इसका उपयोग हो रहा है। तो हमारे शरीर में सबसे जरूरी चीज होती है, सबसे जरूरी होती है वो एनर्जी, ताकत। वो कहाँ से आती है? ग्लूकोज। जो हम खाते हैं उसका परिवर्तन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज शक्ति में रूपांतरित होता है हमारे शरीर में, ठीक है? फिर जहां जहां हमारे शरीर में उसकी जरूरत पड़ती है एनर्जी की, वहां वहां ग्लूकोज पहुंच जाता है। और ग्लूकोज के साथ साथ विटामिन की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमारे खाने में होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पहरेदार को क्या जरूरत है आप लोगों को अंदर भेजने के लिए? आईडी की। वैसे ही यहां पर जो पहरेदार बैठा है उसको भी एक आईडी की जरूरत पड़ती है, तभी वो खाना अंदर बराबर भेज सकता है। वो आईडी क्या है? देख लो, वो आईडी है, वो आईडी है जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज और लाइव एंजाइम्स। हमारे जो पेट में जो पहरेदार है उसको चाहिए जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज और लाइव एंजाइम्स। उसके माध्यम से ही वो चीज जो जरूरी है वो खींचेगा और हमारे शरीर में भेजेगा, ठीक है? तो जहां जहां जरूरत है, जहां जहां हमारी शक्ति की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, वहां वो भेजा जाएगा। मतलब क्या? मतलब क्या? सीधी भाषा में आपको समझाता हूं। 4 व्हील गाड़ी है, ठीक है? उसको अगर 4 व्हील गाड़ी को समझ जाना, थोड़ी देर के लिए समझ लो, अगर उस 4 व्हील गाड़ी को अगर ड्राइवर ही ना हो तो गाड़ी का क्या होगा हाल? समझ लो मैं कर दिया गाड़ी के लिए, भाई चलने के लिए मैंने एस्केलेटर पर कुछ वजन रख लिया, गियर के लिए कुछ सिस्टम बना दी, पर ड्राइवर नहीं रखा, क्या होगा? कुछ समय तक तो गाड़ी सीधी चल भी सकती है, शायद चल भी जाए, पर आगे जाके क्या होगा? एक्सीडेंट तो होना ही है। ऐसे ही हमारे जो पहरेदार है, जो हमारे शरीर की जो गाड़ी है, उसको जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज, लाइव एंजाइम्स न मिले तो क्या होगा? अगर उस पहरेदार को हमने जब गार्ड के गेट पे बैठाया है, उसको हमने अगर आईडी नहीं दी तो महिला शिविर का क्या हाल होगा? कैसे भी कोई भी लोग अंदर जाएंगे, हाँ भाई मैं शिविर के लिए आई हूँ, पास न बिना बना के भी अंदर आ जाएगा, सारा क्या हो जाएगा? अव्यवस्था, अव्यवस्था हो जाएगी ना। ऐसे ही अव्यवस्था हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज, लाइव एंजाइम्स नहीं होता हमारे खाने में। वो ना होने से अव्यवस्था शुरू हो जाती है। जो चीज शरीर के लिए जरूरी नहीं है वो अंदर जाने लग जाती है, और आयुर्वेदिक भाषा में बोला जाए उसी को फिर वहां से शुरू हो जाते हैं पित्त के रोग, वात के रोग, कफ के रोग। अगर मैं साइंस के तौर पे बता रहा हूँ, पर शरीर में इस तरह से होने से ऐसे हमारे शरीर में कुछ कुछ रोग होने लग जाते हैं, कफ, वात और पित्त के। आयुर्वेद के अनुसार, होम्योपैथ के अनुसार कुछ और भाषा है, एलोपैथी के अनुसार और भाषा है, पर अंदर शरीर में ये घटना घटती है हमारे। आप तो सोचोगे फिर हम तो बराबर खाते हैं, हम तो सब ठीक ठीक खाते हैं, हम तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं जैसे ऋषि प्रसाद में लिखा होता है, सब हम वैसे ही पढ़ के हम खाते हैं। फिर भी आप में से तो डायबिटीज तो है ना, फिर भी आप में से तो हाइपरटेंशन, प्रेशर के पेशेंट तो है ना, फिर भी आप में से कोई हाइपोथायराइडिस के भी होंगे, होंगे, है ना? क्यों? फिर आ रहा हूं उस पॉइंट पर। आप कुछ समझ रहे हो? मेरी भाषा कुछ कठिन तो नहीं है, इजी है ना? ठीक है।
अभी क्या होता है, चलो खाने को जो हम जो खाते हैं, थोड़ा उस पर से हम थोड़ा अभी हम प्रकाश डालता हूँ। खाने से पहले अगर जो हम जो खाते हैं उससे पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जैसे लाइफस्टाइल बीमारी जैसे बताया है कि हमें डायबिटीज़ होता है, प्रेशर होता है, कैंसर होता है, न जाने और कितनी कितनी होती है। थोड़ा सा मैं इन रोगों पे थोड़ा सा आपको बता के फिर मैं आपको थोड़ा उसका हल दूंगा अंत में। अभी डायबिटीज़ क्या है, आपके सरल भाषा में कहा जाए तो ब्लड में शुगर बढ़ जाना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना। अब समझ लेना, आप में से जो डायबिटिक पेशेंट, ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यान, जो भी डायबिटिक वाले पेशेंट है, और फिर आगे अलग अलग रोग में आऊँगा, हाइपरटेंशन वाला भी ज़रा ध्यान गौर करना। डायबिटीज़ का क्या होता है कि जब हमारे शरीर में शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, उसको डायबिटीज़ कहा जाता है। अब बात यह है कि कितना शुगर ब्लड में बढ़ने के बाद उसको डायबिटीज़ कहा जाए। तो आप मुझे बता सकते हो ना कि रिपोर्ट में तो लिखा है 100 से 140 के ऊपर जाएं तो डायबिटीज़, 140 के अंदर है तो डायबिटीज़ नहीं। आप तो मुझे ऐसा बोलोगे ना, पर ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हमारे शरीर में कोई भी चीज़ सदैव एक जैसा कभी नहीं रह सकती। उदाहरण के तौर पे आप अहमदाबाद में रहते हो, अगर मैं अहमदाबाद में रोड्स वगैरह सब देख लिया, भाई ऐसे ऐसे रोड है अहमदाबाद में, ऐसा ऐसा है, और मेरे पास एक 4 व्हील है, और मैं अहमदाबाद में बोल दिया भाई इस रोड पर 40 का ही स्पीड ठीक है, तो मैं अपनी गाड़ी का स्पीड केवल 40 ही रख दिया, बस 40 के ऊपर मेरी गाड़ी नहीं जाएगी, तो ये उचित है? अगर खाली रोड है तो मैं 50 भी जा सकता हूँ, 60 भी जा सकता हूँ, 70, 80 भी जा सकता हूँ, खाली रोड है तो। हाँ, अगर भीड़ है तो मैं 40 तो क्या, मैं 20, 30, 10 भी आ सकता हूं। ऐसा ही हमारे शरीर में जो डॉक्टर्स जो रिपोर्ट में लिख देते हैं कि 100 और 140 फिक्स, 140 के ऊपर डायबिटीज, ये एकदम गलत है। हमारे शरीर में कभी कभी कोई कोई चीज बढ़ भी जा सकती है क्योंकि जरूरत है। उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि बुखार आया आप लोगों को, आप लोग क्या करते हैं, बुखार के डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, चलो ब्लड चेक कर लेते हैं, आपकी भी इच्छा होती है ब्लड चेक करने की, आप ब्लड चेक कर लेते हो। ब्लड चेक करने के बाद डॉक्टर तो बोलते हैं हाँ चलो भाग्य से कुछ है नहीं, वायरल इन्फेक्शन ही है, पर आपकी शुगर 160 है, तो आप 160 है ना, तो आप जरा डायबिटीज की गोली शुरू कर दो तो अच्छा है क्योंकि शुगर थोड़ी ज़्यादा है। अरे पर हमारे शरीर में जब बुखार आता है तो हमारे शरीर में शक्ति की जरूरत होती है, तो ब्रेन को पता है तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है, तो ब्रेन हमारे लीवर को एक संकेत भेजता है, भाई इनके शरीर में शक्ति कम है तो ग्लूकोज थोड़ा रिलीज करो ब्लड में, इनको शक्ति के लिए थोड़ा ग्लूकोज छोड़ो। तो लीवर उस शक्ति के लिए ग्लूकोज छोड़ा होता है और आप जाके वहां चेक कर देते हो और पकड़े जाते हो कि भाई आपका ग्लूकोज ज़्यादा है, आप डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हो। ये जो लेवल जो है ना, ये सब आंकड़ों का खेल है। मैं बताऊं आपको, मैं बहुत इसमें डीप में जा चुका हूं और मेरे पास बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या बताऊं, चलो केवल बात मान लेना, क्योंकि ये केवल आंकड़ों का खेल है। भारतवर्ष में 70 से 75% लोग खामखा डायबिटीज और प्रेशर की दवा खा रहे, खामखा, बेवजह। और असलियत बताऊं आपको क्या है, षड्यंत्र केवल इस तरह से नहीं हो जाता, षड्यंत्र हमारे सेहत के साथ भी हो रहा है। कैसे? 1979 उस वक्त काफी लोग ऐसे अटैक से और कुछ मरने लग गए थे दुनिया में, तो डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा भाई इतना क्यों मर रहे हैं, क्या बात है। उन्होंने कुछ रिसर्च किया, खून चेक किया, वो बहुत सारा बड़ा रिसर्च, तब सच्चा रिसर्च हुआ, तब रिसर्च किया, तब उनको पता चला कि जब शुगर, शक्कर, हमारे शरीर का ग्लूकोज जब 250 के ऊपर जा रहा है ना, तो कुछ तो खतरा बढ़ रहा है। लेवल याद रखना, 250 के ऊपर जा रहा है ना, तो कुछ खतरा बढ़ रहा है। तब 1979 तब डॉक्टर्स ने बता दिया सारे दुनिया को भी, जिसकी शुगर लेवल 250 के ऊपर है वो डायबिटीज, उनको शुगर नीचे लाना जरूरी है, और जिनको 250 के अंदर उनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो जिनका 250 के ऊपर था वो लोग कुछ मिलने लग गए, तो कंपनियों ने कुछ दवा बनाई, उस शुगर को थोड़ा कम कर दिया गया। ये कुछ साल चला, 1979 में बता रहा हूँ। पर अमेरिका में आज भी आप अपने मोबाइल पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर एक एसोसिएशन बना, उसका नाम है
अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, ADA, वो आज भी है, आप अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हो। वहां पर एक एसोसिएशन बना उसके बाद 1979 के बाद, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया इसके बाद डायबिटीज की जो भी कुछ रिसर्च होगी हम करेंगे। मान लिया भाई आपने अलग एसोसिएशन बना दिया तो करो। उस एसोसिएशन में डॉक्टर्स के साथ जो कंपनियां दवा बनाती है उनके मेन लोग भी थे। अब सोचना आप कौन लोग थे, जो दवाइयां बनाते हैं उनके मेन लोग भी उनमें थे। उसमें क्या हुआ, 1979 के बाद चलता रहा, कुछ दवाई की खपत कुछ ज्यादा नहीं थी, ठीक ठीक चल रहा था। फिर 1983 में एक मीटिंग हुई ADA की, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की। उन्होंने सोचा मीटिंग में कि अरे 250 कुछ ज़्यादा ही लेवल है, 250 कुछ ज़्यादा ही है, इसको अपन 250 को घटा के 200 कर देते, पेशेंट बढ़ेंगे, दवाइयाँ की खपत बढ़ेगी, हमारे जो मैन्युफैक्चरर है उनका भी धंधा बढ़ जाएगा। 1983 में 250 की शुगर घटा के 200 कर दी गई। सारे विश्व में पता गया कि भाई 200 के ऊपर है वो डायबिटिक। रातों रात लाखों पेशेंट बन गए। आप लोगों को तो लगता है बड़ा रिसर्च होता होगा, बहुत रिसर्च होता होगा तो जाके वैल्यूज आती होगी। बिल्कुल कोई बात नहीं है, षड्यंत्र है हमारे सेहत के साथ। इन कंपनियों का जो दवाई बनाते हैं एलोपैथी की, उनका षड्यंत्र है ये, समझ जाना। 1983 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो 200 के ऊपर थी, जो ऊपर से ऊपर जो जाएंगे उनको डायबिटीज, तो रातों रात लाखों पेशेंट बन गए, रातों रात दवाई की खपत बढ़ गई, सब कुछ उनका धंधा और चलने लग गया, और कंपनियां एक जगह और दूसरे देशों में कंपनियां खुलने लग गई। 1983 के बाद 1990 में फिर मीटिंग हुई। आज कागज देख रहे हो, जो डायबिटिक पेशेंट है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप कागज देख लेना वैल्यू उसकी। हाँ, 1990 में या 91 में, मेरा शायद एक हाथ साल इधर उधर हो सकता है, फिर मीटिंग हुई। उन्होंने फिर सोचा भाई 200 भी कुछ ज्यादा हो रही है, फिर घटा के 160 कर दी गई, 160 कर दी गई। फिर रातों रात कईयों पेशेंट बन गए, कईयों डायबिटिक पेशेंट बन गए, और फिर खपत दवाओं की चालू हो गई। आखिरी मीटिंग कुछ 2002 में या कुछ एक में ऐसा कुछ हुई है, और आज की वैल्यू जो डायबिटिक पेशेंट, उनका रिपोर्ट देख सकते हैं आप, आज की वैल्यू है 140। 100 से 140 खाने के बाद जो 140 के ऊपर है वो डायबिटिक है, और जो 140 के अंदर है वो ठीक है। यही है ना आज, आप समझ रहे हो कुछ। 1979 में 250 था, आज क्या है 140। क्यों? अब कल क्या विचार करोगे, कल का क्या हाल होगा फिर। ये भी षड्यंत्र है। देखो, घर में कोई बच्चा रोता है ना, हमारे घर में अगर छोटा बच्चा रोएगा ना, तो माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए वो तो प्यारा है, पर वही बच्चा की जो रोना है वो बाजू वाले को कैसा लगेगा, यार क्या बच्चा रोता रहता है, उनको इतना प्यारा नहीं लगेगा। वैसे ही समझ लो, समझ लो किसी के आंसू ले लिया, आंसू का मैंने बूंद लिया, और उस बूंद को लैबोरेटरी में जाके चेक किया। उस आंसू के बूंद में क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा, क्लोराइड निकलेगा, हाँ कुछ कुछ और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आँख में आंसू के, सब निकलेंगे। लैब वाले रिपोर्ट देंगे कि भाई इस आंसू के बूंद में ऐसा ऐसा है। क्या वो लैबोरेटरी वाला ये बता सकता है कि ये खुशी के आंसू है, दुख के आंसू है? ये कौन बता सकता है? जिसके आंसू है वही बता सकता है, नहीं कि खुशी के आंसू है, दुख के आंसू है, उसको जो देख रहा है वही। इसी तरह से हमारे शरीर में जो 250 शुगर है, 200 शुगर है, अगर उसको जब तक शरीर में कोई तकलीफ ही नहीं है, केवल वो कागज के रिपोर्ट में अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो डायबिटीज है, वो वही हुआ ना कि खुशी के आंसू के, दर्द के आंसू के खुशी, वही हुआ। आज की वैल्यू मैं आपको बताऊं, डायबिटीज की आज की जो वैल्यू है 3 मार्च 2018, मेरे पास डाटा है, मैं कागज नहीं लाया पर मेरे पास डाटा है। आज एक और एसोसिएशन है, वो अच्छी एसोसिएशन है जो अमेरिका की, उसको अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन बोलते हैं, ACP, वो भी आप देख सकते हो अपने नेट पर। उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है कि भाई जो 250 के नीचे जो जबरदस्ती शुगर ला रहे हैं उनकी सेहत के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो लेवल अभी भी 250 ही मानो। पर हमारे भारत के जो डॉक्टर्स हैं ना, इसको उनका एसोसिएशन है, उसको बोलते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो हमारे भारत के सारे डॉक्टर्स, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन है, वो ब्लाइंडली एकदम अंध तरह से वो ADA की बात मानता है। और ADA में कौन लोग बैठे आपको बताइए, सारे मैन्युफैक्चरिंग के लोग। वो ADA की बात मानेगा, वो ACP की बात नहीं मानेगा। अगर आज भी भारत में अगर डॉक्टरों ने 250 तक अगर ब्लड शुगर का लेवल रखा ना, तो 70% लोग रातों रात डायबिटीज से नॉन डायबिटिक बन जाएंगे।
ये भी षड्यंत्र है। ये तो मैं केवल डायबिटीज की बात बता रहा हूं। प्रेशर के साथ भी आपका ऐसा ही है, ब्लड प्रेशर। प्रेशर की भी ऐसे, पहले 160/100 नॉर्मल था, फिर 140/90 हुआ, आज 120/80 है। कल क्या सोचते हो कितना चाहिए? हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अगर ऐसे अंध बन के बैठे रहोगे तो ऐसे होगा। आपके साथ, हमारे साथ बहुत इन लोगों के हम चक्कर में आ जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको प्रेशर बढ़ा है। अरे कई बार मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो जाके उनका जब प्रेशर चेक करते हैं तो 140/100 आता है, 140/90 आता है, फिर वो घूम फिर के अपने पास आता है तो 120/80 आ जाता है। क्योंकि जो हॉस्पिटल में जाने के बाद जो मन में जो होता है ना एंग्जाइटी, ओह बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा डॉक्टर, जितना नाम बड़ा डॉक्टर का उतनी ज़्यादा धड़कन बढ़ी। ऐसा होता है, जितना आप डॉक्टर की फीस भरोगे उतनी ज़्यादा धड़कन बढ़ी। तो धड़कन बढ़ने से आपका प्रेशर वैसे ही बढ़ना है। तो उसके सामने बैठोगे और आपका प्रेशर ज़्यादा आया तो आपका कहाँ से आप प्रेशर के पेशेंट हो गए? पर आपको डिक्लेयर कर देंगे आपका तो प्रेशर है, आपको तो प्रेशर है, आपकी गोली चालू हो जाएगी। उनको तो वही तो चाहिए ना, उनको तो वही चाहिए ना। उनको वो सब जानते हैं, ये सब एसीपी की लेवल 250 तक वो सब जानते हैं, पर अपनाएंगे नहीं। अगर अपनाएंगे तो सारे पेशेंट उठ जाएंगे। पर कुछ अंत में, मेरे बात के जो अंत में मैं आपको जो सॉल्यूशन देने वाला हूं, उसका जो हल देने वाला हूं, वो आप करोगे तो जो डायबिटिक वाले जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक गोली खा सकते हैं, चौथे दिन वो गोली कचरे के डब्बे में जाएगी। प्रेशर के जो लोग हैं, जो अगर गोलियां खा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता खा सकते हैं, बाद में वो गोलियां कचरे के डब्बे में जाएगी। मैं ऐसा हल दूंगा आपको अंत में। तो ऐसा प्रेशर, कैंसर, ये सारा बताओ ना। अभी मैं एक एक अगर विषय लूँ कोई बीमारी का, तो 1-1, 2-2 घंटा लग जाएगा एक एक विषय के लिए। पर अभी समय इतना नहीं कि मैं एक एक विषय को इतना ज़्यादा बताऊं। पर कुल मिला के मैं सभी बीमारियों का हल आपको दूंगा। सभी बीमारियों का हल इतना सरल है, वो आपको पालन करना है, ताकि जो जिनको है वो बीमारी चली जाएगी, और जिनको कुछ है नहीं तो उनको जीवन भर बीमारी नहीं आएगी। ऐसा वो हल है, इसलिए थोड़ा लिख लेना बाद में। अब देखना हमारा तुम्हारा खाने में, ये आप चित्र कुछ देख रहे हो स्क्रीन पर? 2 गायों का चित्र है। एक गाय कौन सी है और एक गाय कौन सी, आप समझ रहे हो? एक देसी गाय है और एक जर्सी गाय है। देख रहे हो ना? साइंटिस्ट लोगों ने, जर्मन के साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव किया है, आज कुछ दिन पहले उनका रिपोर्ट आया था, कि जो A1 दूध होता है, A1 मतलब जर्सी गाय का, और A2 मतलब देसी गाय का। A1 A2, आप जो भी पैकेट वाले दूध पीते हैं, जरा मैं पूछ सकता हूं कि यहां पर कितने लोग पैकेट का दूध पीते हैं? पैकेट वाला, ईमानदारी से बहुत लोग पैकेट का दूध पीते हैं। पैकेट का दूध घर जाने के बाद पीना बंद कर देना। उसकी जगह क्या करना वो भी बताऊंगा। पैकेट का दूध पीना बंद कर दो, उसमें सारा A1 दूध होता है। A1 दूध और A2 दूध आपको अगर देसी गाय का दूध कोई निकाल के दे रहा हो तो ही पीना, वरना दूध पीना बंद कर देना। वरना एक गाय अहमदाबाद से ले जाना। जी दीदी, एकदम सत्य बात। बहुत ज़रूरी है। लोग हमारे सामने अभी दीदी बताएं, बिल्कुल सत्य बात है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। नासिक, अपना जो नासिक शहर है महाराष्ट्र में, वहाँ पर मैं जाता हूँ। वहाँ पर एक अपना बंगला था किसी का, अपने साधक का। उसने, लोग तो कुत्ते पालते, चलो वो बोले कि हम गाय क्यों ना पालें। उस गृहस्थ ने, अपने साधक ने गाय रखी अपने बंगले के पीछे, पर कुछ दिन रहा, 2-3 महीने गाय रही ना रही, उसके बाजू वाले ने कंप्लेंट कर दी पुलिस वाले को, भाई उसके पेशाब की बदबू आती है, उसके गोबर की बदबू आती है, उसको बोलो गाय रखना बंद कर दे। बेचारे को गाय निकालनी पड़ी। ये वास्तविकता है आज की, ये वास्तविकता है आज की। कितनी शोकांतिका है। कुत्ते पालना पसंद करेंगे पर गाय नहीं पालेंगे। खैर, उस विषय में हमें जाना नहीं। आप केवल समझ लो, आपके मैं केवल सेहत तक ही सीमित हूं, आगे नहीं। तो A1 दूध जो पैकेट में भरा होता है, कभी भी देसी गाय का नहीं भरा होता है, वो मिक्स होता है, या तो जर्सी गाय या तो भैंस। इससे अच्छा दूध ना पीना ठीक है। अगर आप पूछोगे हम तो देसी गाय का दूध तो हमको मिल नहीं सकता, उसकी जगह क्या करना है मैं अंतिम समय में आप दूंगा।
निश्चिंत रहो, उसकी कोई चिंता मत करो। पैकेट का दूध पीने से क्या भविष्य में होगा, मेरे पास रिपोर्ट है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है भारत के लिए, क्या कहा है, आगे आने वाले 20 से 30 वर्षों तक अगर भारतवर्ष में ऐसे ही पैकेट का दूध अगर बिकना शुरू रहा, लोग पीते रहे, तो घर घर में कैंसर के पेशेंट होने वाले हैं, घर घर में कैंसर के पेशेंट होने वाले हैं। क्या आप चाहते हो ऐसा? मैं फिर आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि मान लिया जाए क्या अभी हमारे मृत्यु किसी न किसी रोग से होना है? नहीं, हमारे अंदर जो रोग है उसको भगाना है और हमें जीवन भर हमें नैसर्गिक मृत्यु लेनी है। जैसे प्राणी मरते हैं, प्राणी कैसे होते हैं? अरे आज खाया शाम को गया, अरे खा रहा था सवेरे तो चारा चरी हमारी गाय, शाम को तो चली गई। ऐसा आज है अभी है, बाद में नहीं। ऐसा मृत्यु चाहिए, ना कि जाए शैया पे पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़े, घर में पड़े, चल रही सेवा है, ऐसा नहीं मृत्यु चाहिए हमें। मृत्यु नैसर्गिक चाहिए, आज है कल नहीं, आज है अभी है पल दूसरे पल नहीं, ऐसा। खैर, अभी इससे क्या होता है, ये दूध से थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा मैं डालता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए साइंस थोड़ा सा कि होता क्या है। इस दूध में जो जर्सी गाय या भैंस के दूध में केसिन, अपने देसी गाय में भी केसिन होता है, उसकी जो प्रोटीन्स होती है उसको 17 चेन प्रोटीन बोलते हैं। 17 चेन का होता है एक प्रोटीन, ठीक है। देसी गाय का भी 17 चेन का प्रोटीन होता है, पर फर्क क्या है कि जो 17 चेन का प्रोटीन जो जर्सी गाय का है वो शरीर पचा नहीं पाता, पर जो 17 चेन का प्रोटीन देसी गाय का है वो आसानी से पच जाता है। अब इससे क्या होता है, ध्यानपूर्वक थोड़ा सा प्रकाश। वो जो 17 चेन प्रोटीन, आप जो पैकेट का दूध पीते हैं, बच्चों को पिलाते पीते क्या, वो जो 17 चेन प्रोटीन हमारे शरीर में उसकी लेवल बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, एक सोल्जर बनाता है, सैनिक बनाता है, उसको मेडिकल भाषा में एंटीबॉडी बोलते हैं। वो सोल्जर अपने ब्लड में भेजता है भी जो 17 चेन प्रोटीन घूम रहे हैं, जो पचे नहीं है उनको मारो, ताकि वो पचे, ताकि उसे शक्ति बने, खामखा घूम रहे हैं। तो वो सोल्जर जो है, वो सैनिक जो है, ब्लड में आ जाते हैं, किसको मारने के लिए? जो जर्सी गाय के 17 चेन प्रोटीन नहीं पचे उनको मारने के लिए। पर भाग्य से बोलो या दुर्भाग्य से बोलो, हमारे शरीर में जो शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए इंसुलिन की जरूरत, इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा, इंसुलिन जहां से बनता है उस पेशी का भी प्रोटीन 17 चेन ही है। अब ये दुर्भाग्य से बोलो या भाग्य से आप सोच लेना, उसी का भी प्रोटीन 17 चेन ही है, और जो ब्लड में घूम रहा है वो भी 17 चेन इसका है, अपने जर्सी गाय का है। अब जो सैनिक ब्रेन ने बनाया है वो किसको पहचानेगा? या वो अपने शरीर के 17 चेन को ज्यादा पहचानेगा या जर्सी गाय वाले जो उसको पहचानेगा? वो जर्सी गाय वाले प्रोटीन को नहीं पहचानता, वो अपने शरीर में जो 17 चेन प्रोटीन है उसको ही पहचानता है और उसी को मार देता है, जहां से इंसुलिन बनता है। समझ रहे हो आप कुछ? जो हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने वाली जो सेल है उसी का 17 चेन प्रोटीन हमारा ही शरीर मार देता है, क्योंकि वो उसी को पहचानता है। उदाहरण के तौर पे, अगर पुलिस चौकी है, हमारे मोटेरा में यहां पर कोई आतंकवादी घुसा है, पुलिस ने बोल दिया 2 सिपाही को, अरे जाओ उस आतंकवादी को मार दो, पर वो सिपाही क्या बोलेंगे? हमको बताओ तो सही वो आतंकवादी दिखता कैसा है। वो बोलेगा, पुलिस इंस्पेक्टर बोलेगा उसकी बड़ी बड़ी मूछें है और सफेद कपड़े हैं। तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, किसी निर्दोष को भी मारा जा सकता है, कोई निर्दोष भी मूछे वाला और सफेद कपड़े वाला हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसा ही हमारे शरीर में होता है, सेम ऐसा ही होता है। क्या होता है कि जो सैनिक जो है वो जर्सी गाय के प्रोटीन्स को न मारते हुए हमारे शरीर के 17 चेन प्रोटीन्स को मार देता है। अगर इंसुलिन की जो सेल होती है उसी को मार देता है, इंसुलिन का बनना कम होता है, तो क्या होगा? डायबिटीज। हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी और हमें होगा डायबिटीज। इसलिए दूध सबसे खराब, पैकेट वाला दूध मत पीना, ना बच्चों को पिलाना। मुझे कोई माताएं बोलते हैं कि डॉक्टर, मैं कभी बोलता हूँ उनको भी आप पैकेट का दूध मत पीना, तो मुझे माताएं बोलती है कि डॉक्टर साहब अगर इनको हम दूध ना पिलाए तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? मतलब बिल्कुल ठीक बात है आपकी, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? मैं बोलता हूँ आपको पैकेट का दूध कहाँ से, उस पर क्या लिखा होता है? बोले गाय का दूध। अच्छा, गाय का दूध पिलाते हो पैकेट का और उसे कैल्शियम मिलता है, ठीक है। जो गाय का दूध पिलाते हुए आपको कैल्शियम मिलता है, उस गाय को कहाँ से कैल्शियम मिलता है? कभी सोचा है इसके लिए? जिस गाय से आपको बोल रहे इस दूध का हमें कैल्शियम मिलता है, उस गाय को तो घास से कैल्शियम मिल रहा है।
वो तो घास खा रही है ना, वो क्या दूध पी के कैल्शियम बना रही है अपना? गाय तो कभी दूध पीती नहीं है, गाय तो घास से अपना कैल्शियम बढ़ाती है। आपको लगता है गाय की हड्डियां अपनी हड्डियों से कमजोर है क्या? पैर के ऊपर पैर रख के देखना, गाय की हड्डियां अपने जो सबसे ताकतवर प्राणी जंगल का हाथी, उसकी हड्डियां कोई कमजोर है? कितनी मजबूत हड्डियां हैं। वो किससे है? घास से, चारे से, उससे। तो क्या दूध से ही कैल्शियम मिलना है? ये जो भ्रांतियां है ना, ये थोड़ा हटा देना चाहिए। देसी गाय का दूध मिल जाए तो पीने में बिल्कुल मना नहीं है, पर पैकेट वाला दूध बंद कर दो। ये एक साइंटिफिक, मैंने आपको केवल एक उदाहरण बताया क्यों डायबिटीज हो रहा है। दूसरा बात, जो सबसे खतरनाक चीज मैं अभी उस पर आ रहा हूं, जो आप लोगों को सबसे तकलीफ देता है खाना, वो है ये। कहाँ गया? ये कुछ देख रहे हैं आप? ये होता है जंक फूड। जंक फूड, जंक फूड क्या होता है? जो भी खाना पैकेट खोल के खाया जाता है, जो भी खाना पैकेट खोल के खाया जाता है, वो एक जंक फूड है। फिर आपका सॉस, आइसक्रीम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, न जाने क्या क्या। हम भी पैकेट खाते थे, पर थोड़ा सा समझ आने के बाद से बंद कर दिए हैं। पर आप में से भी कई लोग पैकेट खोल के कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे। सच बताना, बिस्किट्स, वेपर्स, बच्चों को भी बड़े प्यार से देते हैं। ट्रैवलिंग में मैं कभी यहाँ वहाँ से घूमता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि माताएं बहनें केवल एक अलग सा थैला केवल पैकेट से भरा होता है, अलग से थैला वो पैकेट से भरा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब भी मांगेगा तो एक एक खोल के खाता रहेगा, खाता रहेगा। पर समझना उस पैकेट में क्या होता है। थोड़ा देर के लिए देखो, मैं साइंस में इसलिए ले जा रहा हूं, आपको समझाने के लिए इसलिए जा रहा हूं, क्योंकि आपको सचमुच अंदर क्या है उसका नॉलेज हो, और उससे हमारे शरीर में कितना खराबी होती है वो समझना। अब ये सब चीज में जिसका नाम लिया, पैकेट का खाना, बिस्किट्स, पिज्जा, बर्गर, सॉस, आइसक्रीम्स, वो जो जो जूस होते हैं, उसमें क्या पड़ता है? उसमें केमिकल पड़ता है। कौन सा केमिकल है? HCK293 एक केमिकल है। दूसरा केमिकल है MSG। तीसरा केमिकल है HFCS। उसका थोड़े से मैं लॉन्ग फॉर्म बता देता हूं, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, देखना, आपको कोई समझने की जरूरत नहीं, केवल समझना कि वो है, निश्चित है। HCK293 वो क्या है? ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल किडनी सेल, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल। अब वो कहां से बनता है ये केमिकल? बहुत खतरनाक है। ये केमिकल बनता कहां से है? गर्भस्थ शिशु, 6 और 7 महीने का गर्भस्थ शिशु के किडनी से बनता है। HEK293 ये जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल, ये जो केमिकल है, ये 6वां और 7वां महीने का गर्भस्थ जो शिशु होता है उसी से किडनी से बनता है ये केमिकल, और वो अपने ये सब पैकेटों में डाला जाता है। तो आपका प्रश्न क्या होगा? प्रश्न करो। देखो, ये तो आपका वो इमोशनल होना अच्छी बात है, पर प्रश्न करो तुरंत। क्या प्रश्न करोगे? तो दुनिया में इतने सारे पैकेट है, तो इतने सारे कहां से लाओगे आप केमिकल? इतने सारे बच्चों से कहां से निकलता है? आपने देखा है दही कैसा बनता है? थोड़ा सा दही लिया, दूध में डाला, फिर नया दही बन गया। थोड़ा दही निकला, फिर दूसरे दूध में डाला, फिर दही बन गया। ऐसा ही ये केमिकल मल्टीप्लाई होता है। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल HCK293 ये भी इसी तरह से दही जैसा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए एक बार निकाला तो भी काम हो सकता है, और जहां जरूरत है वहां निकाल सकता है, तो इसलिए ज्यादा बच्चों की जरूरत नहीं है। पर किडनी से बनता है 6वां 7वां अपना गर्भस्थ शिशु से। दूसरा होता है MSG, उसका लॉन्ग फॉर्म है मोनोसोडियम ग्लूटामाइन। केवल नाम रखना, याद मत रखो, कोई जरूरत नहीं। MSG ये भी उसमें पड़ा होता है पैकेटों में। आपने किसी ने अगर वो देखा होगा, मैगी का पैकेट किसी ने देखा? मैगी का उसमें क्या लिखा होता है? नो MSG लिखा, किसी ने याद है? किसी ने देखा गौर पर? हाँ, उसमें लिखा होता है नो MSG। तो आप लोगों, आपको तो पता नहीं MSG क्या है, अभी मैं बताना जा रहा हूं। पर MSG नहीं है ऐसा तो लिख रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, पर उसमें होता है HFCS, उसका बड़ा भाई, उसका बड़ा भाई होता है। वो क्या करता है? MSG क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामाइन क्या है? इसका मैं अगर नाम बताऊं तो आप समझ जाओगे तुरंत, अरे हाँ हमको तो पता है ये, लो उसका नाम MSG का। अभी तो MSG बोल रहा हूं, मोनोसोडियम ग्लूटामाइन बोलता हूं, पर उसका उर्फ नाम है अजीनोमोटो। किसको पता है अजीनोमोटो? है देखो, सबको पता है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो कोई कई लोग तो दुर्भाग्य से अपने घर में रखने लग गए हैं।
क्यों? स्वाद आने के लिए। क्योंकि ये जो केमिकल है ना, ये HEK293, MSG, HFCS, ये अगर मिट्टी भी मिला जाए ना तो मिट्टी भी खाने लायक हो जाएगी। मतलब आपको इच्छा होगी वो भी खाए। वो केमिकल इतना स्वाद लाते हैं। आप अगर कभी गौर करना, आपके बच्चे आपने बनाए वेपर्स, अगर आप घर में बनाए वेपर्स तल के दो बच्चों को, वो इतना पसंद नहीं है, पर वही पैकेट वाला अगर रखो तो बच्चा वो पसंद करेगा। आप अगर पिज्जा बर्गर अगर आप घर में बनाओ ना, कभी चलो बना भी दिए समझ लो ना, तब आपके बेटे कहेंगे माँ आप ऐसा नहीं बना सकते हो, वो बाहर वाला ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि माँ ये केमिकल नहीं डालती। माँ ये केमिकल नहीं डालती ना, वो बाहर वाले सब चीज़ में वो केमिकल डालते हैं। इतना सरल हो गया है अजीनोमोटो मिलना। कोई भी दुकान में जाओ तो अजीनोमोटो मिलता है ना। अत्यंत खराब केमिकल, इतने खराब केमिकल है ये, इतने शरीर को इतना नुकसान करते हैं। क्या करते हैं जरा सुन लेना। मैंने बहन से बात की, उन्होंने बोला कि हमारा एक और प्रोजेक्ट है महिलाओं का कि दिव्य शिशु लाया जाए। आपको मैं बताऊं, अभी दिव्य शिशु के ऊपर बात करूंगा 2 मिनट के बाद। बस मैं आपको बताऊं ये केमिकलों का असर क्या है, फिर दिव्य शिशु सचमुच आ रहे क्या जरा आप सोच लेना। ये जो केमिकल वाला खाना हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में एक चीज बनती है, उसका नाम है AGE। इंग्लिश में उसको बोला जाता है एडवांस ग्लाइको ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर वो क्या है, वो एक राख जैसा पदार्थ समझ लो, एक राख है। AGE जो हमारे ये सब खाने के बाद समझ लो, आपने लेज का पैकेट होता है, लेज जो होता है ना अपना, वो व्हीप चिप्स है, पता नहीं क्या बनाते हैं लेज। एक चिप्स का पैकेट अगर वो खाओगे तो आपके शरीर में 700 यूनिट्स AGE बनेगा। 700 यूनिट्स समझ लो, एक पैकेट आपने खाया लेज का, आपके शरीर में बनेंगे 700 यूनिट AGE बना। वही अगर आप एक संतरा खाओगे तो आपके शरीर में बनेगा 1 यूनिट। कितना अंतर देख रहे हो आप? कहां तो एक पैकेट से 700 यूनिट, कहां एक संतरे से 1 यूनिट। तो एक पैकेट के बराबर संतरे को लाना है तो आपको 700 संतरे खाने पड़ेंगे तो जाके आपके 700 यूनिट बनेंगे, तब तक तो शरीर उसको निकाल भी देगा। तो ये जो AGE है, ये जो खाने के बाद हमारे शरीर में बनता है, ये राख जैसा पदार्थ है, ये शरीर को निकालने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। इससे क्या होता है, ध्यानपूर्वक अगेन सुनना। जिन बच्चों को ये पैकेट का खाना खाने की आदत होती है, उनको कभी भी शौच साफ नहीं होती, कब्जियत होती है। क्योंकि ये AGE जो है, ये हमारा जो बड़ा आंत है, इसको इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी में रूपांतर करता है। जो इलास्टिक चाहिए वो प्लास्टिक हो जाता है, समझ रहे आप? इसलिए प्रायः बच्चों में देखा गया है कि कब्जियत होती है पैकेट खाकर। AGE का लेवल बढ़ गया है। और दूसरा सबसे खतरनाक, ध्यानपूर्वक सुनना, भी मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं। जो दिव्य शिशु वाले बहनें मुझे बोल रहे थे कि जरा दिव्य शिशु के ऊपर आप डालना। दिव्य शिशु कब आएगा, ध्यानपूर्वक सुनना। भी AGE का ये जो सारे जो केमिकलों का असर क्या है, इसका सबसे खतरनाक असर अगर है तो अपने ब्रेन पर है, अपने दिमाग पर है। क्या? इसके बाद एक हार्मोन जो होता है, ग्रेलिन हार्मोन होता है, जो हमें भूख लगाने का सेंसेशन देता है, और एक लेप्टिन हार्मोन होता है जो हमारा भूख का पूर्ण होने का एहसास देता है। तो लेप्टिन हार्मोन बनाना उन बच्चों के शरीर में बंद हो जाता है। इसलिए प्राय ऐसा देखा गया है, बच्चा अगर आप उसको सब्जीदार रोटी भी खिला दो ना, बाद में उसको आप पैकेट दो तो आराम से खा जाएगा, फिर भी खाएगा। पेट भरा हुआ है बावजूद भी खाएगा। अगर आप भोजन उसको पेट भर पे कराओ फिर भी आइसक्रीम दो तो खा जाएगा। क्योंकि वो जो केमिकल है ना, वो एक तरह की आदत देते हैं। HFCS जो मैं बताया था आपको, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये क्या है? ये भी अल्कोहल का डेरिवेटिव है। अल्कोहल जो होते हैं, जो दारू पीते हैं लोग, उसी का डेरिवेटिव है। अभी अल्कोहल क्या करता है, लोगों में तलब बना देता है। जो एक बार पीने लग जाएगा उसकी आदत छूटेगी नहीं, यही होता है ना। ऐसे ही जो HFCS डाला हुआ जो चीज़ होती है, ये केमिकल है, ये भी एक तरह की आदत कर जाते हैं, आदत हो जाती है उसकी। उनको वो आदत छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे खतरनाक और असर अगर इस केमिकल का है, वो है अपने जीन्स पर। अपने जीन्स पर, जीन्स मतलब आप समझ रहे हो, जीन्स हमारे गुणसूत्र होते हैं शरीर में। उस जीन्स पर उसका, इन पैकेटों का असर होने से क्या होता है, वो जीन्स होता है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव जीन्स हो जाने के बाद वो बच्चे जो पैकेट खा रहे हैं, ये जब बड़े होके पिता बनेंगे, उनके बच्चे बनेंगे मंद बुद्धि,
आजकल मेरे पास आए थे एक पति पत्नी कुछ दिन पहले, उनको एक बेटी थी 15 साल की और एक लड़का था कुछ 12 साल का, दोनों मतिमंद, दोनों भी मतिमंद। मैंने उनको पूछा है क्या कर रहे हैं, फिर हाँ उनको बोले एक स्कूल में डाला है हमने, वो स्कूल मतिमंदों की ही है, पूर्ण सारे मतिमंद बच्चे हैं उसमें पढ़ते हैं। बोले अच्छा ऐसे स्कूल भी है? बोले हाँ सूरत में। बोले डॉक्टर साहब एक नहीं 10 है। हम शॉक हो गए कि आप लोग बहनें माताओं, आप जरा सोचना, आप जब ऐसे यौवन में थे या जैसे ऐसी बीमारियां थी क्या? ऐसे मतिमंद बच्चे पैदा होते थे क्या? क्योंकि उस वक्त तो पैकेट थे ही नहीं, उस वक्त ये पिज्जा बर्गर ऐसा कुछ था ही नहीं, उस वक्त था ही नहीं। तो हमारे जीन्स थोड़े बच गए तो हमारे बच्चे थोड़े ठीक आए हैं। पर आजकल के जो बच्चे ऐसे पैकेट खाएंगे, उनके जब जीन्स डिफेक्ट हो जाएगा उसके बाद जो उनके बच्चे आएंगे वो सारे ऐसे कुछ ना कुछ अपाहिज होके आएंगे। इसलिए ऐसे स्कूलों की तादाद बढ़ रही है। ऑटिज्म उसको बोलते हैं, ऑटिज्म। ऑटिज्म नाम की बीमारी ऐसी है कि बच्चा तो बराबर से बढ़ेगा पर उसकी बुद्धि नहीं रहेगी। अभी वो 15 साल की जो बेटी थी वो बोलती जा बेटा कुछ ले आ, 100 रुपये का नोट दिया जाता है तो उसको वापस ही नहीं लाती पैसा, पता ही नहीं चलता उसको 50 रुपया हुआ कि 40 हुआ कि 50, 100 में से 50 गिने से कितना रह जाता है, 100 में से 40 पता ही नहीं चलता। क्या ऐसे बच्चे चाहते हैं हम? सबसे बड़े जो दिव्य शिशु लाना चाह रहे बहनों माताओं बहन जो महिला वाले हो, जरूर उनको सबसे पहले ये पैकेट का खाना, ये जंक फूड उसके ऊपर आ जाओ, पहले ये खाना बंद कर दो ताकि उनके जो जीन्स है वो स्वस्थ रहे। वो जीन्स अगर डिफेक्टिव हो जाएंगे तो उनके सारे आने वाली पीढ़ी डिफेक्टिव आएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगी। इसलिए ऐसी स्कूलों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, ऐसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। पहले जमाने में इतने ऐसे नहीं थे। तो आप समझ रहे हो कि ये कितना खतरनाक खाना है। क्या खा रहे हैं? जो भी पैकेट का खाना खाते हो बिल्कुल बंद कर देना। तो खाना क्या खाए? अपने शरीर में जब मैं आपको कुछ बताया कि जो खाना शरीर में गड़बड़ी कर देता है ना, उसको अपन नाम दे देते, चलो कुछ नाम दे देते हैं उसको, हम नाम देते हैं। डॉक्टर साहब मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप जिस पर प्रकाश डाल रहे हैं वो प्रकाश हमारे लिए अति आवश्यक है, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि इसमें मेजर फॉल्ट जो है वो माँ का है। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे को वो पैकेट के लिए हैबिचुअल करना, उसके लिए रोटी घर से लेके नहीं निकलना, स्कूल के डब्बे में उसको भर के देना, तो कहीं तो मेजर रोल इनका है, वो उनको हैबिचुअल कर देती हैं इस पर। तो निवेदन किया जाए दादियों से, माताओं से, बहनों से कि ऐसे फूड पे बच्चों को नहीं करें आदि में। जी पूज्य बापूजी ने इसलिए पंच रस और ये कैसे कैसे गुरुदेव कितना कहाँ से खोज के क्यों लाते हैं। इसीलिए तो ये सब जो लाइफस्टाइल बीमारियों से दूर रखने के लिए ना अपने सभी को। अगर हम ही ऐसा अगर खाएंगे तो फिर उनमें और हमें फ़र्क क्या? ना खाना कभी पैकेट का फूड, ना पीना कभी पैकेट का दूध। चलो खैर उसका भी हम अल्टरनेटिव देंगे आपको, क्या करना है। अभी हम कुछ आप सोचो भी, कई लोग हमको बोलते भी हम करें क्या, खाएं क्या, करें क्या, करना क्या है, आपका अंत में आ जाएगा। चलो हम उस खाने को दो विभाग में कर देते हैं। एक है समझ लो वीआईपी खाना, एक है डीआईपी खाना। खाने को हम 2 रूप में बना दे, एक वीआईपी डीआईपी कर देते हैं। वीआईपी क्या होता है? अगर आप सोसाइटी में, वीआईपी क्या होता है? वीआईपी मतलब क्या है? जिसको कायदे कानून का कोई बंदिश नहीं, वो वीआईपी। डीआईपी क्या है? जो डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन, डीआईपी जो हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, समझ लो हम सिटी से गुजर रहे और सिग्नल आ गया, लाल सिग्नल आ गया, हम तुम क्या करोगे? हम गाड़ी अपनी रोक देंगे, सिग्नल है, जब तक सिग्नल लाल है तब तक रुकना ही पड़ेगा, ये रूल है, ये हम डीआईपी है। पर अगर मानो लाल सिग्नल है, हम खड़े हैं, उतने में कोई अगर सीएम या पीएम की गाड़ी आ जाए तो क्या होगा? पुलिस वाले हटो 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 हटो, वो सिग्नल थोड़ी देगा, गाड़ी रवाना कर देगा, वो हो गया वीआईपी। ऐसा ही खाना हमारे तुम्हारे शरीर में होता है। जो खाना नियम कानून नहीं पालता वो वीआईपी, और जो खाना नियम कानून पालता है वो डीआईपी। ठीक है, सो एकदम सरल। तो वीआईपी खाना कौन सा, डीआईपी खाना कौन सा? चलो, वीआईपी खाना सब एनिमल फूड, सारा एनिमल्स, जो सारा जानवरों से आया हुआ खाना आप लोग खाते हो? कौन लोग खाते हैं एनिमल फूड? कोई लोग खाते हैं एनिमल फूड? पर मैं तो समझ रहा हूँ सब लोग खाते हैं।
हम लोग भी खाते हैं। दूध क्या पेड़ से आता है क्या? दूध तो एनिमल के शरीर से आ रहा है ना, पर मैं फिर बताया कौन सा? दूध दूध तो शरीर पशु से आया है ना, वो भी एक एनिमल फूड ही हो गया। फिर भी मैं फिर बताया आपको, मैं कौन सा एनिमल फूड, पैकेट वाला वगैरह हो, ध्यान रखना, मैं देसी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, जरा उस बात समझ लेना। पर जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध वहाँ का होता है, और जो एनिमल फूड, चलो वो तो फिर मांस मच्छी तो आ ही जाता है, वो सारा है वीआईपी। उसको उस खाने को कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वो जो पहरेदार है उसको सारे बाउंड्री तोड़ के अपने अंदर जाएगा और सारी गड़बड़ी कर देगा, वो होता है वीआईपी। एक हो गया एनिमल फूड, दूसरा होता है रिफाइंड फूड। रिफाइंड, माताओं बहनों, मुझे शायद पूछने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि आप अपने घर में तेल कौन सा लाते हो, वो रिफाइंड ही होगा। चलो धन्यवाद है, साधुवाद है। कच्ची घानी का तेल अगर खाना है तेल, तो कच्ची घानी का खाना। रिफाइंड तेल घर में लाना बंद कर दो। उस रिफाइंड में वो जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज में जो बताया था, लाइव एंजाइम्स, वो है ही नहीं, वो ढूंढ लो। अगर नहीं मिलता है तो तेल खाना ही बंद कर दो। आपको क्या लगता है, क्या सब्जी को टेस्ट कोई तेल देता है क्या? मैं आपको, चलो मैं सबको अब एक एक चम्मच तेल पिला देता हूं, आप बोलोगे वाह क्या टेस्ट है, ऐसा है? तो सब्जियों को टेस्ट कौन देता है? मसाले। तो मसाले टेस्ट देते तो आप पानी में वगार के कर दो। अगर जिसको रिफाइंड तेल के सिवा दूसरा तेल मिल ही नहीं रहा तो पानी में वगार करके खाओ, चलेगा, पर रिफाइंड तेल मत खाओ। चलेगा, सरसों भी चल जाएगा, रिफाइंड नहीं होना चाहिए बस। रिफाइंड तेल घर में मत लाओ, वो हो गया रिफाइंड। और रिफाइंड शुगर भी आजकल आने लग गई है, खाना भी रिफाइंड शुगर आने लग गई, वो भी रिफाइंड। वो सारा वीआईपी खाना है, सारा शरीर में गड़बड़ कर देता है। नमक, टाटा नमक, बड़ी एडवर्टाइज देख के घर में सबके, कौन कौन टाटा नमक खाता है? कई लोग खाते हैं, बाप रे, चलो पूछना बंद कर देता हूँ अभी। टाटा जो नमक है वो भी रिफाइंड है, वो भी अगर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इससे जगह टाटा नमक निकाल के आप सेंधव लाओ, रॉक सॉल्ट लाओ, वो खाओ। देखो ये दो तीन चीजें भी करोगे तो आपके शरीर में काफी बदलाव हो जाएगा, यूं ही बदलाव हो जाएगा। जो टाटा सॉल्ट है हाईली एसिडिक है, और जो रॉक सॉल्ट है, जो सेंधव है, वो अल्कलाइन है। खैर, इसके मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक सब्जेक्ट में अगर मैं प्रकाश डालूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। केवल सुन लेना, मान लेना बात को कि टाटा नमक नहीं खाएंगे, सेंधव नमक खाएंगे। वो भी एक है, वीआईपी फूड में आता है। दूसरा आता है पैक फूड। पैक फूड जो पैकेट खोल के खाया जाता है, वो पैक फूड। पैकेट का खाना पैकेट में ही रहने दो, खोलो मत, आपके लिए नहीं है, बस पैक फूड नहीं खाएं। जो खाना, ध्यान रखना, कोई कोई चीज आप एक फिक्स कर देना, जो खाना बाहर रह के खराब होता है वो आपके लिए अच्छा, और जो खाना बाहर रह के खराब नहीं होता वो आपके लिए खराब। सिंपल। आपने जो खाना बाहर रखोगे, फल रखोगे, अगर सब्जी रखोगे, कुछ कितना दिन तक रहेगी? एक दो दिन तो खराब हो जाएगी। तो जो चीज बाहर रह के खराब होती है वो आपके लिए अच्छी, पर जो चीज बाहर रह के खराब नहीं होती, आपने 6 महीने के बाद भी अगर बिस्किट का पैकेट खाओगे तो वही टेस्ट आएगी, क्योंकि उसमें आतंकवादी पड़े 3, MSG, HEK, HFC। वो उनका काम वही है कि प्रिजर्व करना, टेस्ट भी देना और प्रिजर्व की। उसका भी बड़ा इतिहास है, और अभी इतिहास में मैं बोल रहा हूँ केमिकल किसने बनाया, कैसे, मेरे पास सारा डाटा है, मैं बस यही खोजबीन करता रहता हूँ। यही वो सारा डाटा है कि कहाँ से बनाए केमिकल, किसने बनाया। ये हिस्ट्री 1909 की है, 1909 की है। वो हमें सारा विश्व को भुगतनी पड़ रही है एक साइंटिस्ट से जिन्होंने बनाया है केमिकल। खैर, ज़्यादा इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के वीआईपी खाना ये है। दूसरा वीआईपी अगर शरीर को खराब करती है वो एलोपैथिक दवाइयाँ, सारी वीआईपी है। और आप जो समझते हैं विटामिन की गोलियाँ, आप लोग समझते हैं कि भाई मैं विटामिन की गोली खाता हूँ तो बड़ी ताकत मिल रही है, बिल्कुल आपकी उससे विपरीत हो रहा है। आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ समझने के लिए। केवल साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च की, उन्होंने ये बताया कि विटामिन ई शरीर में बढ़ने से हृदय रोग कम होता है। मान लिया, साइंटिस्टों ने बड़ा रिसर्च किया, उसके ऊपर बताया कि विटामिन ई की लेवल अपने ब्लड में बढ़ जाए तो हृदय रोग कम होता है। वेरी गुड।
पर 10 साल तक फिर कंपनियों ने विटामिन ई की गोलियां बनाई, लोग खाते रहे खाते रहे खाते रहे। 10 साल के बाद ये देखा गया कि विटामिन ई से कैंसर की पेशेंट बढ़ गए, विटामिन ई से हृदय रोग बढ़ गए। तो ये कैसा हुआ? एक बार साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि विटामिन ई से हृदय रोग कम हो रहा है, साइंटिस्ट प्रूव करके बताया। और दूसरी बात, विटामिन ई से वही रोग बढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि उदाहरण के तौर पर एप्पल अगर लो, अगर आप सेव लो, सेव फल लो, सेव फल में विटामिन ई है, ठीक है, पर विटामिन ई के साथ उसमें कई और 50 तरह के और भी छोटे छोटे अलग अलग केमिकल है, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज उसमें भी है, और सारी चीज है, और उसके साथ साथ विटामिन ई है। तो विटामिन ई जब तक ये सब लोगों के साथ शरीर में नहीं जाएगा वो काम ही नहीं करेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो कंपनी वालों ने क्या किया, केवल विटामिन ई निकाला और आपको दिया, वो काम ही नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके बाकी जो साथ चाहिए साथी वो है ही नहीं। इसलिए जो विटामिन ई इन साथियों के साथ अच्छा काम करने वाला था, वही अकेला विटामिन ई की आपके लिए दिक्कत कर रहा है, आपके लिए रोग बढ़ा रहा है। इसलिए विटामिन ई की गोली खाने से अच्छा विटामिन ई का जो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल जो चीज़ है वो खाए तो काम होता है। इसलिए ये भी वीआईपी खाना है। विटामिन की गोलियां आप सोच रहे हो बहुत काम की होती, कोई काम की नहीं होती। इससे अच्छा विटामिन जिस फलों में है, जिस वेजिटेबल्स में है वो खाओ आप, वो आपको शरीर ज़्यादा लेगा। वीआईपी का खाना पता चल रहा है कौन सा वीआईपी हम तुम खाते हैं ना, तो रोगी नहीं होगे तो और क्या होगा? तो ये लाइफस्टाइल बीमारी नहीं आएगी तो क्या होगा? फिर डायबिटीज भी होगा, प्रेशर भी होगा, और आगे ना जाने क्या क्या होगा। तो आपको ये बेसिक चीज आपको बदलनी ही पड़ेगी। अब होता है डीआईपी, जो डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन जो होते हैं, वो खाना कौन सा है? वो है फल, वो है सब्जियां, वो है फाइबर्स, वो है नट्स, वो है अंकुरित पदार्थ। अंकुरित पदार्थ जानते हो? वो है डीआईपी, वो खाना है डीआईपी, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट। वो उसको सब नियम का पालन करेगा, जितना जरूरी उतना ही शरीर में जाएगा, बाकी का बाहर जाएगा। वो सारा मेंटेन करेगा, शरीर का सारा इक्विलिब्रियम नॉर्मल करेगा। वो उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। इसको इंग्लिश में मेडिकल भाषा में बोला जाता है होम्योस्टैसिस। जब तक हमारे शरीर में होम्योस्टैसिस मेंटेन है, कभी रोग हो नहीं सकता। और जब होम्योस्टैसिस गड़बड़ा गया, उसमें केमिकल हमारे शरीर में बनता है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल शरीर में घट जाती है, बीमारियां शुरू हो जाती है। डाइऑक्साइन की लेवल अगर बढ़ जाती है, बीमारियां शुरू हो जाती है। हमें करना क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ाना है, डाइऑक्साइन की लेवल घटाना है। कुछ समझ में आ रहा है? जरूर, मतलब ऐसा तो नहीं कोई चीज़ एकदम समझ में नहीं आ रही, ऐसी तो नहीं, बात है नहीं, सिंपल है। खैर, अब ज़्यादा और एक एक रोग में अंदर जाऊंगा तो समय लग जाएगा। अब हल पे आ जाऊं, अब हल पे आ जाता हूँ कि हर चीज़ का हल क्या। अगर और ज़्यादा डीप में जाऊँ तो और भी जा सकता हूँ। समय, अगर मैं एक एक रोग को लूँ तो समय ज़्यादा लेना है। जैसे कोलेस्ट्रॉल, अगर आप जो सोचते हो कि भी कोलेस्ट्रॉल शरीर में खराब होता है, आपका मन में डॉक्टरों ने डाल दिया कि कोलेस्ट्रॉल खराब खराब खराब, पर एकदम विपरीत है। कोलेस्ट्रॉल के सिवा आपका जीवन ही नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सच में देखा जाए तो खराब चीज़ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारे बाल बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारे नाखून बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल, आप अंडा देखा होगा, अंडे में एक सफ़ेद भाग होता है, एक पीला भाग होता है। सफ़ेद भाग होता है 62%, 62% सफ़ेद भाग होता है, और ये जो पीला पीला भाग होता है वो होता है 38%। जो सफ़ेद जो होता है वो और कुछ नहीं है, पर वही है कोलेस्ट्रॉल। और वही अंडे को अगर पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर में रखा जाए तो उसमें से क्या आने वाला है? जीव, पक्षी, जो भी बोलो, तो वो कोलेस्ट्रॉल से तैयार होता है। तो कोलेस्ट्रॉल, माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट होती है ना, उनको कोलेस्ट्रॉल की दवा कभी नहीं दी जाती। डॉक्टर जानता है कि ये प्रेग्नेंट है तो उसको कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं दी जाती, उसको एक्स कैटेगरी ड्रग बोलते हैं। अगर प्रेगनेंसी में वो दी नहीं जाती तो बाकी लोगों को भी दी जाती, फिर नहीं देना चाहिए। पर धंधा बेसिक, उनको क्या बोलो ना, ये सारी इंडस्ट्रीज को, मेडिकल इंडस्ट्रीज को चलाने वाली इंडस्ट्रीज है, मेडिकल जो प्रोडक्शन करने वाली वो है। डॉक्टर्स को दिमाग बस डिग्री लेके आ जाते हैं और सारा का सारा वही करते हैं जो फार्मास्यूटिकल वाले, जो मेमर आके उनको बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, उनको बाकी कमीशन, बस कमीशन यही पर चल रहा है। बाकी अपना दिमाग लगाना नहीं है। उनका सारा किस पर निर्भर होता है? वो कुछ पहले ज़माने में तो नाड़ी देख के रोग बता देते, पर आज क्या, रिपोर्ट करा लो, कागज़ करा लो, वो करा लो, रिंगना करा लो। मतलब खुद का दिमाग नहीं लगाना है, कागज़ के ऊपर निर्भर। और कागज़ में बताया क्या गड़बड़ा कर रहा है, क्या लेवल है और क्या बता रहा है। जैसे बताया डायबिटीज़ का एक उदाहरण बताया, पर सब चीज़ का ऐसा ही है, बहुत बार सब चीज़ का ऐसा ही है।
फिर भी मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि नहीं करना चाहिए। जब तक आपको शरीर में खुद को गड़बड़ी नहीं महसूस होती, आपको पता है कि मेरा आंसू दुख का है या सुख का है। आपका अगर आंसू सुख का होते हुए भी अगर आपके पेपर में गड़बड़ी दिखा रहा है तो वो पेपर की गड़बड़ी आपके शरीर में बढ़िया है, उसके ऊपर विश्वास मत करो। समझ रहे आप? तो केवल आंकड़ों के खेल में मत फंसना, हमारे अंदर थोड़ा झांक के देखना कि सचमुच मुझे कुछ तकलीफ है भी या नहीं है। केवल आंकड़े बढ़ रहे हैं इसलिए हमारे अंदर की तकलीफ बढ़ रही है, जरूरी नहीं है। अपने आप के अपने अंदर के अनुभव का आदर करना, तो जाके आप करना चेक। तो अब हम आते हैं थोड़ा अंतिम सेशन की तरफ कि ये सब चीज का हल क्या, सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का हल क्या, इसका निराकरण क्या। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जरावास लोग जो कभी बीमार नहीं पड़ते, तो क्यों बीमार नहीं पड़ते? पैकेट नहीं खाते, रिफाइंड फूड नहीं खाते, वो डीआईपी ही खाते हैं। आप समझ गए? आपको तो भाई वीआईपी डीआईपी का फर्क पड़ गया तो आपको पता चल गया। जरावास लोग कभी वीआईपी खाना नहीं खाते, इसलिए कभी रोगी नहीं होते, और हम तुम ज़्यादातर वीआईपी खाते हैं इसलिए हम रोगी होते हैं। तो चलो समझ जाते हैं अभी थोड़ा सा कि कोई भी रोग हो, अभी मैं कोई पर्टिकुलर देखना, कोई माता बहन है, मैं अभी कुछ जो सेशन अंत में आपको कुछ अगर कुछ प्रश्न होते जरूर पूछना, पर ये जो हल दूंगा आपके स्क्रीन पे आया होगा, ये जो हल दूंगा ये समस्त रोगों के लिए है, सभी रोगों के लिए, जो कि लाइफस्टाइल डिसीजेस कहा जाता है। लाइफस्टाइल डिसीजेस पता ना कि जो डॉक्टर बोलते हैं इसको आपको जीवन भर खानी पड़ेगी, ये सभी रोगों के लिए है। क्या करना है आपने देखना, समय थोड़ा यहां वहां कर सकते हैं आप, जो मैं अभी समय बताऊंगा हो सकता है कि आपके रूटीन के हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर जो मात्रा बताऊंगा वो मात्रा वही रहेगी। ठीक है? अभी आपको अभी करना क्या है दिन भर में, जैसे आप सवेरे उठते हो, सवेरे उठते अपना जो नियम ध्यान गुरुदेव के जो अपने जो नियम बताए हैं वो सब करते हैं। उसके बाद जब भी आप खाने के लिए शुरुआत करते हो ना, आपका जो रूटीन बना है ना, रूटीन क्या बना है, हो सकता है कई लोग चाय तो ना पीते होंगे, भले जो भी कुछ नाश्ता करना, कुछ कुछ बनाना, कुछ कुछ भून भून के क्या क्या बनाना, वो सारा बंद करना पड़ेगा। आपका जो सवेरे का उठ के जो खाने का जो नियम है, वो आप जब भी खाने की इच्छा होगी, आप कभी भी सवेरे का खाना शुरू करोगे वो फलों से करोगे। सबसे पहले आप खाली पेट फल खाएंगे, और फल कितना खाएंगे समझ लो, मेरा बॉडी वेट अगर 60 kg है, 60 किलो, आप अपना अपना सबका आपका वजन आपको पता है, जो भी अगर पता ना हो तो कर लेना। तो हमारा जो बॉडी वेट है, हमारा जो शरीर का वजन है, उसको गुणा 10, उसको अगर 10 से अगर गुणाकार कर दिया जाए तो 60 को अगर गुणा 10 कर दो तो कितने होगा? 600। तो 600 ग्राम मुझे सवेरे से लेके दोपहर 12 बजे तक केवल फल और फल ही खाने हैं। देखो मैं समय का थोड़ा आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूं, थोड़ा समय यहां वहां कर सकते हो, ठीक है ना, पर जितना खाली पेट आप फल खाओगे उतना आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ेगी और डाइऑक्सिन की लेवल कम होगी, तो आपके शरीर में प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। खाली पेट केवल फल ही खाने चाहिए, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। मैं फिर बताऊं, एक एक चीज पे मैं जाऊंगा तो समय लग जाएगा, केवल मान लो। तो खाली पेट आपने 12 बजे तक फल खाएं। आप कौन से फल खाना है आपके ऊपर है, 4 प्रकार के फल आप अलग अलग खा सकते हो। अगर कोई प्रैक्टिकल करना चाहो तो कल से कर सकते हो। अगर जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एसिडिटी जिसको एसिडिटी होती है, वो केवल सवेरे खाली पेट एक नारंगी खा जाए, मौसम्बी खा जाए, तो एक मौसम्बी खाने से अगर खाली पेट अगर खाई उसने मौसम्बी, तो उसको दिन भर एसिडिटी नहीं होगी। करके देखना जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। तो एक नारंगी ले, एक सेव फल ले, एक आधा और चीकू ले, जो भी 4 प्रकार के फल आप 12 बजे से पहले एक एक दो दो खा सकते हैं। आपके वजन के हिसाब से, अगर आपका वजन 50 है तो 500 ग्राम, तो क्या एक एक दो फल में हो जाएगा 500 ग्राम। 500 ग्राम फल होने में क्या दिक्कत है? एक एक फल भी खाओ, 4 तो 500 ग्राम के ऊपर हो जाएंगे। तो जितना वजन है गुणा 10 आपको 12 बजे से फल खाना है, 12 बजे तक। उसके बाद क्या करना है, जब भी आप खाना खाओगे उससे पहले आपका जो वजन है उसको गुणा 5, अभी मेरा 60 अगर है तो गुणा 5 कितना हुआ? 300। तो मुझे 300 ग्राम पहले सलाद खाना है। सलाद में हम क्या खा सकते हैं आपको सब पता है, बीट, गाजर, काकड़ी,
मूली, टमाटर, जो भी, थोड़ा काट के 3-4 प्रकार का सलाद लेके काट के उसके ऊपर भले थोड़ा छाट लेना कुछ टेस्ट के लिए। पहले आपको सलाद खाना है, बाद में आपको जो खाना है खाना है। आप जो सब्जी रोटी दाल चावल जो खाना पसंद करते हो आप खाओ, पहले सलाद, सवेरे पहले फल, ठीक है, पहले फल हो गए, फिर सलाद हो गया, फिर खाना जो भी आप खाते हो। बाद में शाम को भी वही नियम रहेगा, शाम को भी आपका जो बॉडी वेट है इंटू 5, मतलब 60 वाले को अगर फिर 5 से गुना मतलब 300 ग्राम पहले सलाद खाए फिर खाना खाए। शाम का भी वही नियम। फिर आपका मैं बताऊं कि समय आप तय कर लेना अपनी तरह से, पर कुल मिला के क्वांटिटी याद रखना। फलों की मात्रा रहेगी वजन गुना 10, सलाद की एक समय की मात्रा रहेगी वजन गुना 5, शाम को भी वजन गुना 5। और बीच में आपने एक चीज़ और जरूर करना है, वो क्या करनी है कि जो हरे पत्तों का रस, ग्रीन लीव्स, मैं अभी ग्रीन लीव्स जो हम हरे पत्ते खा सकते हैं, तो आप मुझे 2-4 चीज़ बताओगे, पालक बताओगे, मेथी बताओगे, धनिया बताओगे, मूली के पत्ते बताओगे। पर मैं आपको अपनी तरह से कहता हूँ, अगर मुझे पेड़ दिख रहा है नीम का तो मैं नीम के पत्ते तोड़ लूँगा, मुझे पेड़ दिखा है अगर पीपल का तो मैं पीपल के पत्ते तोड़ लूँ, अगर मुझे बेल का पेड़ दिख रहा है तो बेल के पत्ते तोड़ लूँ। तो ये 2-3 प्रकार के पत्ते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पालक का और ये नहीं करना है, वो भी करना है, कभी वो भी करना है। तो हरे पत्तों का रस आपका जितना बॉडी वेट है उतना ml, 60 किलो वाला 60 ml, 50 किलो वाला 50 ml, 40 किलो वाला 40 ml, उतना आपने दिन में एक बार हरे पत्तों का रस जरूर पीना है। अभी इससे क्या होगा, फिर मैं जाऊंगा तो समय लगेगा, आप अनुभव कर लो। हरे पत्तों का रस, ये हरा हरा क्या दिखता है पता है? हरा क्यों दिखता है? सारा हरा इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है ना, ये हमारे जो अंदर शरीर का जो खून है उसका केमिकल स्ट्रक्चर और उसका क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। इसलिए जितना हरा चीज हमारे शरीर में जाएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी, हमारे शरीर में निरोगता आएगी। ठीक है, एक ये करना आपने, हरे पत्तों का रस। और अंतिम बात कि आपको जितना आपका बॉडी वेट है उससे आधा, मतलब 60 वाला 30, 50 वाला 25, 70 वाला 35, उतना ग्राम आपको अंकुरित पदार्थ खाने हैं। अंकुरित पदार्थ, मूंग को भिगो दो, सवेरे बांध दो, अंकुर आ जाएगा। जो मटकी बोलते हैं, मटकी को भिगो दो, सवेरे बांध दो, अंकुर आ जाएगा। उतना अंकुरित पदार्थ आपने जरूर दिन में एक बार खाने हैं। कितना? वजन से आधा। कितना सरल है, 60 किलो तो 30 ग्राम मात्र। 30 ग्राम कितना होता है? इतना। आपको टेस्ट के लिए उसमें कुछ डालना है तो डालो, भले, कोई मना नहीं है। कुल मिला के मैं जो बताया, मतलब कुल मिला हमारे, आप कहने का तात्पर्य समझ रहे हो? हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा भी प्रकृति की तरफ आओ। पैकेट खा खा के, ये प्रायपान की चीज खा खा के प्रकृति से दूर मत हो। इसलिए वो जरावास लोग आज भी बीमार नहीं है, इसलिए जानवर आज भी बीमार नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से आज भी जुड़े हुए हैं। हम लोग जो है न जाने कितने, मैं बोलता हूँ माताओं बहनों को एक प्रार्थना जरूर है, जितना समय आप अपने किचन में बिताओगे उतने बीमारियां लाओगे। सही बोल दिया? जितनी माताएं डॉक्टर साहब, मैं एक जगह गई थी तो उन्होंने मुझे आइसक्रीम के पकोड़े खिलाए। ओहो, ये जितनी माताएं बहनें किचन में समय बिताएंगे उतनी बीमारी आएगी। इससे अच्छा मैं दूसरा, चलो ये सुनने में ठीक नहीं लगता, दूसरा बताऊंगा। जिस घर में ज्यादा गैस का बिल आता है उसके शरीर में ज्यादा, उसके घर में ज्यादा बीमारी आएगी। एक ही बात है। कहने का अर्थ है जितने व्यंजन बनाएंगी, जितने आइटम बनाएंगी, फिर उसमें रात को रखेंगे, सुबह उसमें वो आ जाता है, खमीर आ जाता है। कहने का अर्थ ये कि ऐसी चीज़ें जितनी प्रयोग करेंगे उतनी स्वास्थ्य की हानि होगी। जितना नेचुरल रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, हल्का फुल्का सात्विक लेंगे, उतना आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। बस यही बात थी। तो कुल मिला के आप समझ गए खाने का कैसा तरीका होता है। अगर इस तरीके से अगर आप खाओगे, जो मात्रा से मैंने बताया उस मात्रा से अगर आप खाओगे, तो जो बीमारियां, डायबिटीज वाले ध्यानपूर्वक सुनना, आप मुझे एक प्रश्न कर सकते हो कि भाई डायबिटीज हमारे शरीर में, ब्लड शुगर है, तो हम फल कैसे खाएंगे? तो मैं ये कहूँगा कि जिनके अगर 60 किलो वाला कोई डायबिटीज है, मैंने उनको 600 ग्राम बोला है ना, तो वो 1 किलो खाना, वो 1 किलो खाना। ध्यानपूर्वक सुनना एक बात, साइंस की बात जो डॉक्टर्स कभी नहीं बताते, या तो उनको, मैं तो ये नहीं कहूँगा नॉलेज नहीं होगा, या तो फिर
या आपको ठीक होना देखना नहीं चाहता। फलों की मिठास से कभी भी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती। फल जो है उसका मिठास फ्रुक्टोज से होती है, और जो हम जो खाते हैं उसको ग्लूकोज होता है। फलों का मिठास फ्रुक्टोज से होती है। फ्रुक्टोज से कभी भी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती, बल्कि जितना फ्रुक्टोज शरीर में बढ़ेगा उतना ग्लूकोज कम होगा। मेरे पास पेशेंट है विद रिपोर्ट्स, मैंने इंसुलिन तक छोड़ दिया है पेशेंट का। इंसुलिन जो इंजेक्शन लेते प्रतिदिन, आपने सुना होगा कई लोगों को इंसुलिन लगता है प्रतिदिन, उनका इंसुलिन तक छोड़ दिया मात्र फलों से। मात्र फलों से। मेरे पास कोई पेशेंट आए थे, भाई हम तो 12 साल से आम ही नहीं खाए, हम तो 12 साल से आम ही नहीं खाए। डायबिटीज पेशेंट था कोई, आम ही नहीं खाया हमने, कैसा करे, डॉक्टर ने मना कर रखा है। मेरे पास आ गए, अनफॉर्चुनेटली बोलो फॉर्चुनेटली बोलो, हमारे पास आ गए, बोले डायबिटीज है 12 साल से। मतलब आम कितना 12 साल से नहीं खाए? मतलब 12 साल की कसर इस साल उतार देना आप, भरपूर आम खाओ। 2-2, 3-3 किलो आम खाए और उसकी शुगर मैंने गोली छोड़ दी। कोई डरने की बात नहीं, ये लाइफस्टाइल बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। आपको कभी मत समझना ये बहुत बड़ा चीज है। ये डॉक्टर बहुत भ्रमित करते हैं आपको, न जाने अब क्या करें। आप बस हमने जो कहा वो करो, अब क्या करूं। हम कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, ये सब जरा जरा चीज से कितनी गोलियां खा रहे हैं आप, न जाने। हाइपोथायराइडिज्म वाले भी, जो जिसको थायराइड की तकलीफ है, जो हमने खाना बताया है वो आप 1 महीना या 2 महीने तक कंटिन्यूस रखो, आपकी थायराइड की गोली भी छूट सकती है। पर प्रॉब्लम वही आता है कि ये खाना जितना मात्रा में बताता हूं खाना। दीदी एक आखिरी बात बताता हूं बस, आपको एक बात बताता हूं साइंस की बात, कि मैं किसी को बोलता हूं ना भाई आपने जितना फल खाना है, इतना सलाद खाना है, कोई डॉक्टर कोई पेशेंट आते हैं बोलते हैं भाई कोई 80 किलो का होता है, बोलते हैं 400 ग्राम सलाद सवेरे शाम और 800 ग्राम फल, तो हम खाना क्या खाएंगे? पर मत खाओ, यही खाओ, यही तो चाहिए हमको, तभी तो आप निरोगी रहोगे ना। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज की आदत, देखना आप ना ध्यानपूर्वक सुनना, अभी मैं साइंस की अंतिम बात बता रहा हूं कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया जो आया है, ये फार्मूला अभी उसके लिए मैं नासा का एक उदाहरण देता हूं। नासा एक अमेरिका के वो एक ग्रुप आपको पता होगा जो अंतरिक्ष का सारा रिसर्च करता है, नासा NSA। वो नासा ने एक साइंटिस्टों का ग्रुप बनाया, उनको एक चश्मा बांध दिया। चश्मा बांध दिया, वो क्या होता है चश्मा? वो चश्मा जो था वो ऐसा फिक्स कर दिया कि उस चश्मे से सब कुछ उल्टा दिखता था। अगर वो चश्मा मुझे फिट कर दिया था, आप उल्टे बैठे हो, सब कुछ उल्टा। उन्होंने एक ग्रुप बनाया उस साइंटिस्टों का, उनको चश्मा लगा दिया, उस चश्मे से उनको सब कुछ उल्टा दिखता था। तो 1 दिन 2 दिन वो चश्मा, वो दिन रात 24 घंटा वो हटाया नहीं, दिन रात लगा रखा है चश्मा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, सब कुछ उल्टा उल्टा दिख रहा है। किसी किसी को उल्टे होने लग गई, किसी किसी को क्या होने लग गया, जी मचलने लग गया। 10 दिन बीते, 14 दिन बीते, 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, 21 दिन के बाद उन सभी ने यह बताया कि अब सब सही है, अब सब ठीक है। मतलब जो उल्टा दिख रहा था वो उनके लिए अब एकदम ठीक लगने लग गया। कितने दिन के बाद? 21 दिन के बाद। बाद में क्या किया, 21 दिन के बाद सबके चश्मे हटा दिए। चश्मे हटा दिया, फिर उनको सब सीधा हो गया, फिर उनको तकलीफ होने लग गई। जो उनको उल्टा ठीक था ना, वो फिर उनको तकलीफ होने लग गई। फिर वो जो सीधा दिख रहा था वो फिर ठीक होने में उनको 21 दिन लगे। फिर नासा के साइंटिस्ट ने ये दुनिया के सामने ये रखा कि कोई भी चीज की आदत लगाने के लिए 21 दिन चाहिए। तो आपका 22वें दिन से आपके लिए रूटीन हो जाएगा। तो आपका जो मैं एक बताया है वो आपको खींच तान के कैसे भी करते आप 21 दिन तक करो, 22वें दिन से आपका रूटीन बन जाएगा। अभी मेरे पास एक माता आई थी, वो बोलती डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो 21 दिन का, मेरा बेटा बोले 5 साल से सवेरे उठता नहीं, स्कूल के लिए जाता है, रोज उसको जबरदस्ती उठाना पड़ता है 6 बजे, उसकी 7 बजे स्कूल है, तो उसकी कोई आदत हुई नहीं। 21 दिन तो आप बोल रहे हो, ये 5 साल से उठ नहीं रहा। फिर मैंने उनको बोला अच्छा स्कूल कितने से कितने दिन तक होती है? पहले सोमवार से शनिवार तक। फिर रविवार को क्या करता है बच्चा? भले तो कोई स्कूल होती नहीं तो आराम से सोता है 9-10 बजे तक। अरे मैं फिर बताऊं, उनका 21 दिन का साइकिल कभी हुआ ही नहीं। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो 21 दिन की साइकिल हुई नहीं, तो बच्चा तो वैसा ही रहेगा ना। तो 21 दिन की साइकिल होना बहुत जरूरी है। एक भी दिन का खड़ा नहीं, फिर से वहीं से शुरुआत हो जाएगा नहीं तो 21 दिन आप अगर ये नियम करोगे तो 22वें दिन से आपको आदत हो जाएगी। तो ध्यान, जो डायबिटीज वाले निश्चिंत रहो, प्रेशर वाले निश्चिंत रहो, इस तरह से खाओ, और जो गोलियां है ना वो कचरे के डब्बे में फेंक दो, ठीक है। आपको
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में आओ, कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास आओ मत ना, कोई जरूरत नहीं। आपको जो दिया है वो स्टैंडर्ड फार्मूला सबके लिए है, सभी रोगों के लिए है। तो मैं अभी बस मुझे समझता हूँ कि मैं कुछ जितना बेसिक चीज़ें सब कुछ समझाया हूँ। जो जो बीमारी है मैं एक एक चीज़ के लिए नहीं गया अंदर बहुत, पर जो जरूरी था वो समझाया हूँ। फिर भी किसी को कुछ इस विषय में कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है। मैं क्या बताएं, ये जो कुछ फॉर्मूला है ये समस्त रोगों के लिए है, लाइफस्टाइल बीमारी के लिए। इसलिए थायराइड वगैरह एक एक बीमारी का तो मतलब ही नहीं सुनना, वही है सब क्योंकि वही करो। इससे आपका रूटीन चेंज हो जाएगा, आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसलिए